लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वो लोग बहुत आते हैं जिनके फैमिली में सराउंडिंग में किसी की डेथ हो जाती है या उनकी हेल्थ में कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो गई है जिससे वो डर गए हैं कि यार हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो वो हमारे पास फ़ौरन आते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार आप हमें इंश्योरेंसेस बताएँ। सम टाइम ऐसे लोग भी आते हैं जो कि बहुत देर हो चुकी होती है। कराने का फ़ायदा ये है कि आप जितनी जल्दी इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी एज कम होती है, ठीक है? एज के हिसाब से आपके रेट बढ़ते हैं। अगर आप अभी 20 इयर्स के हैं, तो जो आपके रेट होंगे, लेट्स से मान लीजिए अभी 20 इयर्स ओल्ड हैं आप हाफ अ मिलियन डॉलर की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो हार्डली आपका प्रीमियम होगा लाइक $15-20 टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो कैनेडियंस जो इंश्योरेंस लेते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि टर्म लेना है या होल लाइफ लेना है, यूनिवर्सल लाइफ लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका TFSA फुल हो चुका है, आपके RRSP फुल हो चुका है। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश मनी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ। इट्स अ वेरी गुड टूल कि इसके अंदर जो भी कैश आपका एक्यूमुलेट हुआ है, उसके अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है, वो टैक्स शेल्टर्ड है, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो जब भी आप अपनी जॉब क्विट करते हैं, तो याद रखें कि आप फ़ौरन अपना ग्रुप कवरेज को कन्वर्ट कर लें इंडिविजुअल में, उसमें आपकी सारी प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन कवर होंगी और वो हम करते हैं। व्हाट इज़ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस? और अगर मुझे चूज़ करना हो बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, तो इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जी दोस्तों, वेलकम अगेन। अच्छा, आज जो मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, वो हैं शबाना हसन। द क्लेम टू फेम एंड द रीज़न व्हाई वी हैव हर हियर इज़ कि हमारे पास बहुत से सवाल ऐसे आते हैं विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग एंड ऑल। तो हमने सोचा क्यों ना किसी एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, जो कि ये एरिया समझती हैं और इस पे हमको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती हैं। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारा मैंने भी लर्न करना है और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे जिस चैनल पे फॉलोअर्स हैं उनसे आते हैं। अच्छा, इस चैनल के बारे में बताता चलूँ, ये चैनल मैं और मेरी वाइफ मेंटेन करती हैं मैं और मेरी वाइफ बतूल। हम इस पे कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरीली कनाडा, सेटलिंग इन कनाडा। हमारी अपनी जर्नी रही है फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा एंड नाउ करंटली इन यूएस। तो हम सारा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जितनी भी लर्निंग्स हैं वो आप सबसे शेयर करते हैं। एनीवेज, मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, आई विल मूव ऑन टू शबाना। सो शबाना इज़ एन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो वी विल टॉक टू हर, अंडरस्टैंड फ्रॉम हर कि ये होता क्या है और लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, फाइनेंशियल एडवाइस जो है उनके पास क्या है हमारे लिए। सो वी विल टॉक ऑल ऑफ दिस विद शबाना। सो शबाना, ओवर टू यू। एंड बिफोर आई आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर आप अपना थोड़ा सा और ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे दें और फिर मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, तो वो मैं सवाल पूछना शुरू कर दूंगा आपसे। जी, जी, बिल्कुल। बेसिकली मैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। आई स्टार्टेड इन एज़ अ इंश्योरेंस एडवाइज़र विद RBC इंश्योरेंस इन 2008। तो मैं वहीं से जो है हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स में है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, ट्रैवल, हेल्थ एंड डेंटल, ऑल दीज़ थिंग्स। और इन्वेस्टमेंट में जैसे आपको पता है RRSP, TFSA, FHSA और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। 2019 से आई स्टार्टेड माय ओन ब्रोकरेज और 2019 से अभी तक जो है मैं एज़ अ इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ RBC इंश्योरेंस के लिए कर रही थी, अब मैं RBC, बीमो, सन लाइफ, कनाडा लाइफ, मैन्युलाइफ सबके लिए ही काम कर रही हूँ। सो आई एम अ इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट नाउ। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अगर फॉलोअर्स को कोई भी, जितने भी लिसनर्स हैं इस वीडियो के, कोई भी अगर आप सवाल हो या इफ़ दे वांट टू रीच आउट टू यू फॉर योर सर्विसेज, मैं करूँगा ये कि डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में आई विल लीव द कॉन्टैक्ट फॉर पीपल टू रीच आउट टू यू, और ताकि वो आपसे सारी जो है कोई भी इस तरह की सर्विस या हेल्प अगर चाहिए हो तो आपको जी, रीच जी। आउट कर सकें। तो चलिए पहले बात करते हैं। शबाना, मुझे ये बताएं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ही कोई एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ कि जी, कि आप एकदम से एक दिन सुबह उठें और कहें कि जी आज मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ये नीड है जो हम रियलाइज़ कराते हैं लोगों से मिलके कि ये होनी चाहिए, स्पेशली जिस कंट्री में हम रहते हैं, कनाडा में। क्योंकि गॉड फ़ॉरबिड कल को जिनके साथ आप रह रहे हैं, जो आप पर डिपेंड करते हैं, अगर आप ना रहे तो उनके साथ क्या होगा? और जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जहाँ पे जितने इनके रूल और रेगुलेशंस के साथ जो हम चलते हैं, जिसमें टैक्सेस के बेतहाशा चीज़ें हैं, स्टेट प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, सारी चीज़ें, तो यू मस्ट हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू एंड योर लव्ड वन्स। और ये मुझे किस एज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए?
और लेट्स से मी एंड माय स्पाउस, तो मैं अब अपने लिए सवाल कर रहा हूँ कि आई एम 40 नाउ, आई एम टर्निंग हुँ, हुँ। 40, हुँ, क्लोज हुँ। टू 40। सो मुझे तो कभी ख्याल नहीं आया इस चीज़ का, और आई अच्छा। रीसेंटली, सो ओके लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने लाइफ इंश्योरेंस आज से 6 महीने पहले परचेज़ की है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। हुँ, 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 इससे पहले हुँ। मुझे कभी ख्याल नहीं आया। अच्छा। एंड द क्वेश्चन इज़ देन, क्या मुझे पहले ख्याल आना चाहिए था इसका या नहीं? तो क्या एज है या क्या आपका एज ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें कि हाँ यार, आई नीड टू थिंक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एज़ वेल? अगर आप इंश्योरेंस की एज पूछ रहे हैं, तो इंश्योरेंस की एज तो बॉर्न बेबी से लेके 80-85 इयर्स तक के बंदा इंश्योरेंस ले सकता है। लेकिन इंश्योरेंस आम तौर पे जो हमारे पास लोग आते हैं, जिनको ऑलरेडी नो हाउ है, वो तो लेते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी ठीक से करते हैं, जिसका पार्ट लाइफ इंश्योरेंस है, वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वो लोग बहुत आते हैं जिनके फैमिली में सराउंडिंग में किसी की डेथ हो जाती है, या उनकी हेल्थ में कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो गई है, जिससे वो डर गए हैं कि यार हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा? तो वो हमारे पास फ़ौरन आते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार आप हमें इंश्योरेंसेस बताएँ। सम टाइम ऐसे लोग भी आते हैं जो कि बहुत देर हो चुकी होती है। वो अनइंश्योरेबल होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो चुकी होती है। कोई इंश्योरेंस उनको इंश्योरेंस देने के लिए, या फिर कोई हमें गारंटीड इंश्योरेंस जो होती है हमारे पास, जो कि लोअर कवरेज के साथ होती है, हम वो देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये रियलाइज़ कराते हैं कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं हमारे पास 2 तरह की लाइफ इंश्योरेंस होती है। अगर आप टर्म और परमानेंट, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, नहीं, आई विल मूव इनटू दैट, बट मैं आई एम गेटिंग वेरी अच्छा। क्यूरियस हियर। जी, जी। अनइंश्योरेबल क्या होता है? एक एग्ज़ाम्पल देंगी? अनइंश्योरेबल का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी हेल्थ पर इंश्योरेंस देती है, आपकी एज के ऊपर। अगर आपकी इफ यू आर नॉट हेल्दी, राइट, लाइक गॉड फॉरबिड यू हैव योर कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई है, लाइक कैंसर डायग्नोज हो गया है, और बिल्कुल हुँ, आप लास्ट स्टेज पर हैं, या कोई इस तरह की कोई भी इलनेस आपको हो गई है, और डॉक्टर ने और इंश्योरेंस कंपनी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी बेसिस पे आपको इंश्योरेंस मिलती हैं, तो फिर उस वक्त बहुत देर हो चुकी है इंश्योरेंस लेने के लिए। ठीक है, गॉट इट। ओके, दिस वाज़ वेरी इंपोर्टेंट उसे इन मुझे। अनइंश्योरेबल कहा जाता है। गॉट इट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि मुझे आई हैड नो आइडिया। हुँ, यू सेड इट सो राइट, क्योंकि मैंने जो इंश्योरेंस का मुझे पहली बार ख्याल आया वो इसलिए आया बिकॉज़ आई हैड अ कोलीग इन माय प्रीवियस वर्क प्लेस जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, एंड ही पास्ड अवे एट एज ऑफ 43, and this is when I was turning 39, and that's when I started thinking about life insurance, because when the news spread and we started to realize that he had a heart attack while sleeping, कि ऐसा हो सकता है, और उस वक़्त मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो है वो इस वक़्त एक मैं आई हैड स्ट्रेच्ड माय सेल्फ एज़ वेल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोग ज़रा ये भी असेस करें कि उन्होंने कितना स्ट्रेच किया हुआ है, कितनी सेविंग्स हैं उनके पास, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिकॉज़ लाइक आई हैव 2 मॉर्टगेजेस। एक इन और द दोनों अब इस फिलहाल दोनों इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट हुए हैं बिकॉज़ दे आर इन कनाडा, ब और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुके हैं। सो आई एम काइंड ऑफ ऑलमोस्ट पेइंग और नॉट ब्रेकिंग इवन, और एक प्रॉपर्टी में तो अपने जेब से पैसा दे रहा हूँ मैं ऑन टॉप थोड़ा-सा, in order to pay for the, so because the rent is lower than the amount of interest that I'm paying because the interest rates have gone up. And I thought to myself कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, so these properties are useless for my family because they can't get rid of them because market down है. So if they get rid of them, probably loss होगा या break even होगा या कुछ profit होगा. They can't hold it because वो सारा उस पे इंटरेस्ट जो है वो पॉकेट से देना पड़ रहा है. I can manage it for maybe another year or so क्योंकि probably I'm expecting interest rates नीचे आएंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी. But you at any given point in time you need to realize कि mortgage जो है वो it's very risky when you're carrying debt. और द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि आप खुदा ना खास्ता चले जाएँ लाइफ़ से एंड देन यू लीव द डेट टू योर फैमिली। सो ऐसे अब मुझे एज पे एक और चीज़ ये बताएँ, आई हर्ड समवेयर एंड टेल मी हाउ फार दिस इज़ ट्रू कि द अर्लियर यू बाय लाइफ इंश्योरेंस द चीपर इट इज़ एंड द लेटर जी यू हाँ, बाय द एक्सपेंसिव इट इज़। सो क्या एग्ज़ैक्टली, अगर बिल्कुल। नंबर्स शेयर करने हो, कोई एक रफ आइडिया फॉर एनी सैंपल इंश्योरेंस, और फिर हम आएँगे वो टर्म और लाइफ और हुँ, यूनिवर्सल हुँ, जितनी हुँ, भी हुँ, हैं। हुँ। बट एक आइडिया अगर अच्छा, दे दें कि क्या फ़ायदा है जल्दी इंश्योरेंस जल्दी कराने का? इंश्योरेंस कराने का फ़ायदा ये है कि आप जितनी जल्दी इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी एज कम होती है, ठीक है? एज के हिसाब से आपके रेट बढ़ते हैं। अगर आप अभी 20 इयर्स के हैं, तो जो आपके रेट होंगे, लेट्स से मान लीजिए अभी 20 इयर्स ओल्ड हैं आप हाफ अ मिलियन डॉलर की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो हार्डली आपका प्रीमियम होगा लाइक $15-20, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर उसी को आप 50 इयर्स या 60 इयर्स पे या 40 इयर्स पे लेंगे, तो वो 15-20 नहीं होगा, वो
70, 80, 100 होगा, ठीक है? उसी को जब हम कन्वर्ट कर लें होल लाइफ में, यूनिवर्सल लाइफ में, तो लेट्स से इफ यू आर 20 इयर्स ओल्ड, आपका प्रीमियम $100 जा रहा है, वही 20 साल के बाद वो $500-600 प्रीमियम आपको पड़ेगा। तो वाह! जितनी जल्दी आप ओपन करेंगे, जितनी जल्दी आप अपना अकाउंट खोलेंगे, उतना कम प्रीमियम होगा और लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही बेनिफिट है। फिर अगेन डिपेंड कि वो क्या आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है आपके अकाउंट में या खाली टर्म इंश्योरेंस ली हुई है आपने। गॉट इट। सो और कहने का मकसद ये कि जो टोटल मैं प्रीमियम अपनी लाइफ टाइम में दूँगा, वो बहुत कम होगा व्हेन आई स्टार्ट अर्ली वर्सेस वो यस। जो टोटल प्रीमियम मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में दूँगा और इसलिए जो आप ये नंबर्स बता रही हैं, लेट्स से 100 वर्सेस हाँ। 500, ये वो हुँ, हुँ। मुझे मंथली या एनुअल प्रीमियम या जो भी पीरियड है, उस पे जो हुँ, हुँ। प्रीमियम देना है, उसके हिसाब से वो काफ़ी बढ़ जाएगा बिकॉज़ द एक्सपेक्टेशन इज़ कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी लूजिंग माय लाइफ व्हेन आई एम ओल्डर वर्सेस व्हेन आई वाज़ यंगर। तो यंगर में उसकी रिस्क कम अ होता है इंश्योरेंस कंपनी को, दैट्स व्हाई द कॉस्ट इज़ लो आई अज़्यूम। नहीं, एक और चीज़ बड़ी काउंट करती है कि एक 20 इयर्स ओल्ड अगर कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेता है, तो उसकी इस वक़्त लायबिलिटी कोई नहीं है, वो मैरिड नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी मॉर्गेजेस नहीं है, तो ज़ाहिर है इंश्योरेंस कंपनी जब हम नीड एनालिसिस करेंगे, तो उस वक़्त उसकी नीड कम होगी। लेकिन एग्ज़ैक्टली 40 इयर्स के बाद या 45 पे जब हम उसका नीड एनालिसिस करेंगे, ना उसके 2 बच्चे भी हैं, उसके 2 घर भी हैं, ना उसकी नीड बढ़ गई है। तो अब वो इंश्योरेंस का सिनेरियो वो सेम नहीं रहेगा। तो अब उसके बाद मतलब मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि हर एज में आके स्पेशली 20-25 इज़ वेरी यंग एज, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन एक आपकी जो नीड्स होती हैं वो आपके हर कुछ अरसे बाद चेंज होती रहती है, डिपेंड्स। एक टाइम के बाद आपकी लायबिलिटीज़ कम भी हो जाती हैं, जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुँचते हैं। तो इस लिहाज से इंश्योरेंस जो है हर कुछ अरसे बाद जब आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी यू गॉट मैरिड, बच्चे हो गए, राइट? अपनी चीज़ें, तो आप ज़रूर बैठ के उसको दोबारा से जो है अपनी फाइनेंशियल्स देखें और अपनी नीड एनालिसिस दोबारा करवाएँ कि क्या इनफ है कि नहीं है या इसमें कुछ ऐड कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? गॉट इट, मेक्स सेंस। अच्छा, अब ये मेरा एक और सवाल ये भी था एंड इट्स अ गुड सेगवे व्हिच इज़ नीड कैसे असेस की या जाए? सो हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे अगर आज आई एम 39 एंड अ हाफ, हुँ, आई हुँ, वांट हुँ। टू बाय इंश्योरेंस, मुझे कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए? मैं वो कैसे एस्टिमेट करूँ? और जी, जी, इंश्योरेंस मैं लेने से बताती मुराद हूँ ये कि आपको। मतलब मुझे अपने आप को कितनी वैल्यू पे सिक्योर करना चाहिए? व्हिच एग्ज़ैक्टली, इज़ इफ समथिंग हैपेंस टू यू तो कितनी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी या मेरी फैमिली को एग्ज़ैक्टली। देगी? देखिए एक सिंपल तरीके से अगर मैं वैसे तो इसका प्रॉपर एक हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पेपर वर्क होता है, लेकिन वैसे मैं आपको एक जनरल सा एक आइडिया दे देती हूँ। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, वो आम तौर पे हम इस तरह से देखते हैं कि जो भी आपकी इनकम है, उसका 7 टू 10 टाइम्स होना चाहिए। तो मान लीजिए आपकी इनकम 100,000 है, तो $1 मिलियन की तो आपको इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कल को आपके बाद आपकी फैमिली का लाइफ़स्टाइल वही रहे। नंबर 2, आपकी इनकम का एटलीस्ट 10% इंश्योरेंस में जाना चाहिए, प्रीमियम आपका, आपकी इनकम का 10%, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये देखते हैं कि आपकी उसके ऊपर आपकी मॉर्गेजेस भी हैं, आपका लोन भी है, आपका कार लोन है, आपका एजुकेशन लोन है, आपका एनी अदर लोन, तो फिर वो हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम आपका एक पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर फिर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह सारे के सारे टर्म में डालते हैं, हाफ टर्म में डालते हैं, हाफ हम होल लाइफ में डालते हैं, किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं, आपकी प्रीमियम के, आपके बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं लॉजिक समझना चाह रहा हूँ कि आपने 7 टू 10 इयर्स इसलिए कहा क्योंकि अगर आप मुझे कुछ हो जाता है तो अगले 7 साल तक या 10 साल 10 तक साल तक। हुँ, फैमिली हुँ। को कोई फीलिंग ना आए कि इनकम की कोई हुँ, कमी है बिकॉज़ जो हुँ, इनकम हुँ, मैं जनरेट कर रहा था वो इनकम जो है इंश्योरेंस के हुँ, थ्रू हुँ। आती रहे। जी, जी। प्लस क्या आपने कहा कि उसके ऑन टॉप मैं डेट भी ऐड करूँ जी, और जी। जी, जी। डेट भी ऐड करूँ बिकॉज़ अगर तो कोई डेट है तो वो भी रिलीव हो जाए ताकि फैमिली जी, के बिल्कुल। पास ये बर्डन हाँ, ना हाँ। हो कि यार साहब तो गए और हमारे साथ जो है वो एग्ज़ैक्टली, इतना बड़ा मॉर्टगेज भी छोड़ गए। So, बिल्कुल ऐसे ही। is there anything else as well you should be adding on top, or no? These are the two important things. दीज़ आर बेसिक तो यही चीज़ है, लेकिन अगर इसमें आप और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे राइडर्स होते हैं, ठीक है? डेथ बेनिफिट राइडर होता है, डिसेबिलिटी वेवर राइडर होता है, और भी 2-3 राइडर्स होते हैं। वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जितनी चीज़ें आप ऐड करते हैं, उसका कॉस्ट भी होता है। तो हम आपके बजट में रहते हुए, आपके प्रीमियम के हिसाब से आपको हम उस तरह से एडवाइस करते हैं कि आप ये चीज़ें लें। तो अगेन अभी हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से बता रही हूँ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली यू हैव और आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, got it, makes sense. हुँ, हुँ। I think if I was to add, मैं on top because it makes sense to me कि 7 साल आप अपनी सैलरी को जी, कवर जी। करें, डेट को क्लियर करें. I think one thing that I would like to add is kids education to some या extent.
अगर तो वो 7 साल से कवर हो जाती है, मे बी दैट्स एन एलिमेंट, बट अगर नहीं होती, द लास्ट थिंग आई वांट तो आप इज़ 15 साल या 20 साल, मैक्सिमम आप एग्ज़ैक्टली। 20 साल तक जाते हैं। आपकी अच्छा, इनकम ना, तो लेट्स से किड इज़ 1 ईयर ओल्ड और 2 ईयर ओल्ड, एट लीस्ट उसको 20-25 ईयर्स चाहिए। तो बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं। वो सोचते हैं कि जी मॉर्गेज की अमोर्टाइज़ेशन 25 साल की है, बच्चे ने 20-25 साल में इंडिपेंडेंट हो जाना है, तो बस हमें 25-30 ईयर्स का प्लान दे दें, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद क्या कि अगर डेथ हो जाती है और मॉर्गेज फिर भी रह गया, कोई लोन फिर भी रह गया, देन व्हाट? गॉट इट, मेक्स सेंस। ओके, दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग और मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है इस हुँ, हुँ। टॉपिक पे। आई थिंक जस्ट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू सच एक्सपीरियंसेस जहां मैंने अपने दोस्तों के बारे में कुछ ऐसा आई हुँ, हुँ, हुँ। केम अक्रॉस दो स्टोरीज विच हैज रियली अवेकन मी। अब मुझे ज़रा आप बताएं, क्योंकि आपने जी, जी। डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए, आपने कहा टर्म इंश्योरेंस, आपने कुछ बीच में यूनिवर्सल होल लाइफ भी कहा। तो नाउ आई थिंक आई पास इट ऑन जी, टू जी। यू इन मोर डिटेल, गिव यू मोर टाइम, बिकॉज मैं काफ़ी बीच में बोल भी रहा हूँ। अगर एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्या-क्या हैं एलिमेंट्स, और देन आई विल हैव अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस एज़ वेल ऑन दैट, हुँ, हुँ। बट अगर आप थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन कर सकें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग आम लोग हैं, जो कैनेडियंस जो इंश्योरेंस लेते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि टर्म लेना है या होल लाइफ लेना है, यूनिवर्सल लाइफ लेना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैं उसमें ये कहती हूँ कि जब आप इसके बारे में ये है कि पहले तो मैं आपको इसका बताती हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड परमानेंट। ठीक है? टर्म इंश्योरेंस इज़ अ वेरी सिंपल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपकी जो है वो टेम्परेरी जो आपकी नीड का जो सॉल्यूशन है वो देता है। सो लेट्स से एक यंग इंडिविजुअल है जिसकी जस्ट गॉट मैरिड, उसने अभी मॉर्गेज ली हुई है। वो सोचता है कि अगले 20-25 सालों में या 30 सालों में इसके बाद आई विल बी ओके, मेरा हाउस विल बी पेड ऑफ, बच्चे अगर हैं तो वो बड़े हो चुके होंगे, मुझे उसके बाद इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट फिट है ये। वो ले ले टर्म इंश्योरेंस 25 या 30 साल की, ठीक है? दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनका जो जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जी हमने बस ये $30-40 से ऊपर हम नहीं जा सकते, हमारी अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है। अब डज़न्ट मैटर कि उसके ऊपर कितना लोन है, क्या है, वो तो दे ही नहीं सकता। हम उसको उस लिहाज़ से करते हैं कि उसमें भी हम कहते हैं ठीक है, टेम्परेरी नीड है, आप टर्म इंश्योरेंस ले लें। ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल होती है, जब तक आप पैसे दे रहे हैं, आप कवर हैं। जिस दिन आपने इसको देना बंद किया, वहाँ पे पॉलिसी लैप्स हो जाती है। टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसी है जैसे अपनी ऑटो इंश्योरेंस दे रहे हैं या आप रेंट दे रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ऐसे है, इसमें कोई एक्यूमुलेशन नहीं होती, कोई भी आपके जो अमाउंट आप दे रहे हैं, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो ये रिस्क कवर करता है, इट्स काइंड ऑफ बेसिकली इट्स रिस्क मैनेजमेंट। तो ये टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल, और ये टर्म इंश्योरेंस को कहा जाता है कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है आपके परमानेंट प्रॉब्लम का, या जो भी आपकी लायबिलिटी है उसका। ठीक है, तो ठीक है? अब बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, दैट्स हुँ, ऑल हुँ। यू हैड टू शेयर ऑन टर्म, राइट? हुँ, हुँ। अच्छा, टर्म में मेरे जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। सो लेट्स से मैंने 20 साल की इंश्योरेंस ले ली कि 20 साल तक अगर मुझे उन 20 सालों में कुछ भी होता है, तो आई विल गेट लेट्स से $1 मिलियन, हुँ, और हुँ। मुझे जो है वो हर महीने एक बहुत छोटी-सी अमाउंट, और इसकी कॉस्ट कम होगी, एक छोटी-सी अमाउंट, कॉस्ट और कम अमी होती है। इसीलिए जी, आपने जी। कहा कि अगर बहुत से लोग प्रीमियम ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो टर्म प्रेफ़र करते हैं। पर अगर 5 साल बाद मैंने हर महीने प्रीमियम जमा करा रहा हूँ, मैंने कहा कि अब मैं और प्रीमियम जमा नहीं कराऊँगा, तो जितने वो मैंने 5 साल के प्रीमियम जमा कराए हैं, वो सब जो है गॉन। इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जी, गए। जी, 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 और जी, जी। गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दोज़ 5 इयर्स, क्योंकि मैं प्रीमियम जमा कराना छोड़ दिया है, उसके बाद जो है मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ। तो अब अगर मुझे कुछ होता है, सो आई वोंट गेट दैट $1 मिलियन जिसकी एग्ज़ैक्टली। मैंने जी इंश्योरेंस हाँ, लिया। अच्छा, इसमें बिल्कुल एक ऐसे ही सवाल है। और है मेरा। क्या गोइंग फॉरवर्ड और एज़ आई एम गोइंग, क्या मैं अपनी प्रीमियम को रिड्यूस कर सकता हूँ और अपनी टोटल वैल्यू को रिड्यूस कर सकता हूँ? बिकॉज़ हो सकता है, जैसे-जैसे मैं ऐज कर रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरा मॉर्टगेज पे ऑफ हो रहा है और मेरी हुँ, वेल्थ हुँ। बढ़ रही है, एंड आई एम हुँ, हुँ। रियलाइज़िंग कि यार मॉर्टगेज तो अब आधा रह गया है और मैंने तो हुँ, मिलियन हुँ। की ली हुई थी। तो प्रॉब्ली जी अब हाँ। मुझे मिलियन नहीं चाहिए, मुझे तो हाफ अ मिलियन चाहिए, और मैं हर हुँ, महीने जो हूँ लेट्स से $30 पे कर रहा हूँ फॉर प्रीमियम। हुँ, सो हुँ। कैन आई हुँ, टेक हुँ, माय हुँ, हुँ। प्रीमियम डाउन फ्रॉम 30 टू 15 एंड से एग्ज़ैक्टली, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 तरीके हैं, या तो आप प्रीमियम कम कर अपना कवरेज डाउन कर सकते हैं, सेम टाइम आप इनिशियली आप डिक्रीज़िंग कवरेज भी ले सकते हैं। डिक्रीज़िंग कवरेज आम तौर पे मॉर्टगेजेस के लिए होता है। जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, आपके प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है और आपके जो है वो डेट कम होता जा रहा है, राइट? तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं आपको इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूँगी, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ़ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होते, बिज़नेसेस के लिए भी होते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस ओनर हैं, ठीक है? आपके साथ एक पार्टनर है आपका, मान लीजिए टॉम है। अब वो टॉम जो है वो आपकी कंपनी का सीईओ भी है और अगले 15 सालों में उसको रिटायर हो जाना है, लेकिन वो किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
तो आप अपनी कंपनी के थ्रू उसके लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कल को अगर वो नहीं रहता, तो जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी बिज़नेस में, वो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। इसे कहते हैं की पर्सन इंश्योरेंस। Oh, that's nice. Okay, I didn't know about this. जी, जी। दिस So, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो बिज़नेसेस करते हैं। इसी तरह से एक और प्लान होता है जिसे हम बाय सेल एग्रीमेंट कहते हैं। ये भी बिज़नेसेस के लिए होते हैं। तो लेट्स से आप हैं बिज़नेस ओनर और आपका एक पार्टनर भी है, ठीक है? अब आप दोनों का ये बिज़नेस आप दोनों पार्टनर हैं 50-50% शेयर पे। तो लेट्स से कि आपके दूसरे पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी वजह से, राइट? आपने बाय सेल एग्रीमेंट के हिसाब से आपने अपनी इंश्योरेंस ली हुई है, टर्म इंश्योरेंस 20-20 इयर्स की। आप दोनों ने ली हुई है अपनी कॉर्पोरेशन के थ्रू, अपनी बिज़नेस के थ्रू। एक पार्टनर की डेथ होती है, दूसरे पार्टनर के पास जब वो अमाउंट आती है, तो वो उसकी फैमिली को देके उसका जो शेयर है वो बाय कर लेता अच्छा, so he becomes the full business owner और वो है। फैमिली को वो एग्ज़ैक्टली, पैसे दे देगा, which क्योंकि is उसकी वाइफ को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बिज़नेस में, ना उसको आता है। but तो आपके इस पास लिहाज से पैसे और आपके पास पैसे नहीं है एग्ज़ैक्टली, to buy it, so you kind of buy एग्ज़ैक्टली। the business from the This is wife. very popular buy sell agreement and key person insurance is very popular businesses में। Okay, this is nice. But वो पहला वाला जो आपने बताया where you की पर्सन insure key person, मैं if it's an organization, if it's an LLC, तो वैसी कोई liability तो है ही नहीं. मतलब if something happens to my partner, why do I want to insure him? क्योंकि अगर वो आपका मेन बंदा है जिसकी बेसिस पर ही आपकी कंपनी रन कर रही है, Hmm, की पर्सन इंश्योरेंस कहते हैं इसको। अगर उसके ना होने से तो आपकी कंपनी तो बंद हो जाएगी। got it. यू मस्ट है। Got it. Wow, this is amazing. Okay, जी, this is getting interesting. I'm really enjoying this podcast. जी, There are few podcasts I enjoy like this, but हम्म, this is one of those. अच्छा, चले आपने टर्म समझा दिया और मुझे बिल्कुल समझ आ गया टर्म. हम्म। अब और ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम परमानेंट इंश्योरेंस में। परमानेंट इंश्योरेंस इज नॉट अ इजी इंश्योरेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हर कोई नहीं समझ पाता। लेकिन हम एडवाइजर्स दो जुमले बोल के या उनको सेल कर देते हैं। क्लाइंट को हम जितना भी समझा लें, जब नेक्स्ट टाइम हम उनसे मिलते हैं, वो 90% चीजें भूल चुके होते हैं। तो फिर हमें ये पता होता है कि हम नीड वगैरह देख के उनके मुताबिक उनको हम इंश्योरेंस देते हैं। इसके अंदर दो तरह के व्हीकल्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली टर्म और होल लाइफ के बीच में, टर्म से थोड़ी महंगी होती है बट होल लाइफ से थोड़ी लेस इसका प्रीमियम होता है। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही फ्लैक्सिबल है। इसके अंदर सेविंग का कंपोनेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, इंश्योरेंस भी होती है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और जो इन्वेस्टमेंट है अ, वो उन्होंने बाकायदा दिखाया हुआ होता है। तो इट्स नथिंग कि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ये बड़े मज़े का है उन लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करें। और इसमें क्या होता है कि मैं अक्सर उन यंग लोगों को रेफर करती हूँ जो ये चाहते हैं कि जी हमारा इसके अंदर कैश वैल्यू थोड़ी बन जाए, कल को हमें रिटायरमेंट एज अ सप्लीमेंट भी हम इसे यूज कर सकें। जो आपका कैश इसमें एक्यूमुलेट होता है उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं, आप इसके कैश को विड्रॉ करके इस पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। तो ये बड़े मजे का प्लान है और इसको जो है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एक, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन टर्म की तरह बहुत चीप भी नहीं है, इसको इजीली लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसको समझ के लेना होता है क्योंकि ये मार्केट के साथ चल रहा होता है। मार्केट अप है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी वैसे ही है, मार्केट डाउन गई तो हमें इट डिपेंड्स कि आप कौन से फंड्स चूज करें, आपने कहाँ पर अपने पैसे लगाए हैं, इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, इसे कहते हैं यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा होल्ड करें। पहले मुझे बताएँ कि परमानेंट से क्या मुराद है? मतलब व्हाई इज़ दिस कॉल्ड बोथ होल लाइफ और ओके, यूनिवर्सल ये परमानेंट क्यों कहलाती हैं? परमानेंट इंश्योरेंस का मतलब है देयर इज नो टर्म, कोई 10 साल 20 साल 30 इयर्स का कोई टर्म नहीं है। इट्स लाइक फॉर योर लाइफ, फॉर होल लाइफ। लाइक अगर आप 100 इयर्स तक भी जी गए हैं तब तक ये पॉलिसी आपको टर्म कवर करेगी। इनके 150 इयर्स तक भी अगर आप जी गए हैं तब भी ये आपको कवर करेगी। ठीक है। तो ठीक है, मैं इसे परमानेंट कहते हैं। करेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं टर्म टर्म में तो मैंने जिस तरह कहा था मैं 20 साल तक इंश्योर्ड हूँ फॉर $1 मिलियन। यहाँ मैं जी, $1 मिलियन की अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ सो आई एम इंश्योर्ड फॉर एवर टिल आई डाई। सो या मुझे बेनिफिट इसका या प्रीमियम तो मेरी जो जो बेनिफिट है इवेंचुअल वैल्यू वो मिलेगी ही मिलेगी फैमिली को। आई जी, गॉट जी। इट। इसके अंदर एक और कंपोनेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है कि बहुत से लोग इसके अंदर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। इसके अंदर हमारे पर एक मिनिमम प्रीमियम होता है, एक मैक्सिमम प्रीमियम होता है, कैप होता है, उससे ऊपर आप नहीं डाल सकते। तो बहुत से लोग टैक्स शेल्टर्ड ग्रोथ की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपका टीएफएसए फुल हो चुका है, आपके आरआरएसपी फुल हो चुका है। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश मनी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ। इट्स अ वेरी गुड टूल कि इसके अंदर जो भी कैश आपका एक्यूमुलेट
हुआ हुआ है, उसके अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है वो टैक्स शेल्टर्ड है, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ओह वाओ! अच्छा, वाओ! जी। ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, ये मुझे बताएँ, वो मुझे प्रीमियम भी जो देना है इस पे, वो भी मरते दम तक देने पड़ेंगे प्रीमियम? बिकॉज़ इट अ, इज़ फॉरएवर राइट? इट्स अ परमानेंट आम पॉलिसी आम सो तौर पे ये फॉरएवर होता है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं कि अगर क्लाइंट ये कहता है कि हमें 10-20 इयर्स तक ही पे करना है, तो ठीक उसको है, हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आई कैन चूज़ टू से कि मैं 20 इयर्स तक प्रीमियम पे करूँगा, पर हुँ। मेरी कवरेज जो है वो टिल डेथ है, इन जी, जी, दिस वो परमानेंट इन होता है। परमानेंट है, जी, जी। ठीक है। जी, जी। फिर अब आपने बात की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी मैं इसमें प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ परमानेंट में, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, वो आगे दैट इज़ टैक्स फ्री। व्हाट डू यू मीन हुँ। टैक्स उसपे कैपिटल टैक्स ग्रोथ टैक्स शेल्टर फ्री है? ग्रोथ का मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉन रजिस्टर्ड में, तो आपको उस पे टैक्स देना पड़ता होता है हर साल, राइट? जैसे कनाडा में आपको पता है कि यहाँ पे टैक्स के कंसीक्वेंसेस कितने ज़्यादा हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। लेकिन ये वो टूल है जहाँ पर आप जो भी अपना अ, डिपॉज़िट करते हैं, उसपे जो भी ग्रोथ है, उस पे आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं और डिविडेंड पे जो भी मैं प्रीमियम यहाँ पर दे रहा जो हूँ, भी आपको ग्रोथ हो रही है इंटरेस्ट की सूरत में, जो भी डिविडेंड की सूरत में जो भी ग्रोथ हो रही है आपकी, उस पे टैक्स नहीं देना आपने। ठीक है। अच्छा अगर थोड़े से नंबर्स शेयर करें, सो लेट्स से हुँ, मेरा हुँ। प्रीमियम है लेट्स से $100 पर मंथ। तो हुँ, हुँ। $100 जो पर मंथ मैं प्रीमियम दूँगा और लेट्स से वी एग्री कि ये प्रीमियम सिर्फ 20 साल के लिए मैं दूँगा एवरी मंथ। तो वो $100 जब मेरे उस अकाउंट में जाएगा, दैट $100 गेट्स इन्वेस्टेड समव्हेयर और फिर उसपे यस, ग्रोथ तो होती है। यूनिवर्सल लाइफ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सल लाइफ को बेसिकली डिज़ाइन इस तरह से किया है, इसके अंदर कॉस्ट जो है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर 100% देगी तो उसमें भी तो खुद रखना है कुछ। तो हाउ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके अंदर से वो क्या बना रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कॉस्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 2 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक वाईआरटी कॉस्ट होता है, ईयरली रिन्यूएबल टर्म, और एक लेवल होता है। तो वाईआरटी का मतलब है, लेट्स से आप $100 पे कर रहे हैं, उसमें से 25 या $30 इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट है जो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो उसके अंदर इनिशियल ईयर्स में आपका जो है कैश वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट लेटर ईयर्स में जाके आपका जो प्रीमियम होता है वही कॉस्ट बन जाता है। लेकिन शुरू में आप इतना दे चुके होते हैं कि वो जो आपकी ग्रोथ होती है उसी से आपकी पॉलिसी चल रही होती है। इसीलिए अगर आपका मिनिमम प्रीमियम $100 है, हम आपसे 100 नहीं लेंगे, हम आपसे कहेंगे 200 डिपॉजिट करें। तो $100 पे तो कॉस्ट निकल गया। जो एक्स्ट्रा 100 डाले हैं आपने, उस पे कोई भी कॉस्ट नहीं निकलेगा। वो 100% आपकी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। और जो ग्रोथ होगी आपसे, उसके ऊपर आपका, तो इस तरह से वो ग्रेजुअली वो बढ़ता रहता है। दूसरी होती है लेवल। लेवल में आपका कोई कैश ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि लेवल में आपका पहले दिन से लेवल 90% है आखिरी दिन तक। तो अगर आप उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे डालते हैं, एक्स्ट्रा उसके अंदर आप प्रीमियम डालते हैं, लेट्स से $100 की बजाय 200, 300 डाल रहे हैं, देन यू विल सी कैश, बट वाईआरटी में कैश आपका ज़्यादा बिल्ड होता है इनिशियल ईयर्स में। इसीलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना होता है। कुछ लोगों के लिए लेवल कॉस्ट बेटर होता है, कुछ लोगों के लिए वाईआरटी। इट ऑल डिपेंड्स कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर क्लाइंट को हम बताते हैं। कुछ क्लाइंट दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि हमें इसको कैसे प्ले करना है, क्योंकि ये बड़ा फ्लेक्सिबल प्लान है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, प्रीमियम घटा सकते हैं। आप बहुत चीज इस तरह से आप इसको, इस टूल को जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये बताएँ आई डोंट नो एंड मे बी द आंसर इज़ देयर इज़ नो आंसर टू हम्म। द क्वेश्चन आई विल आस्क व्हिच इज़ अगर मुझे ये पता करना हो कि व्हाट इज़ द प्रीमियम दैट गोज़ इन द पॉकेट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट परसेंटेज? सो एवरी टाइम आई पे $100 उसमें से कितना जाएगा? मुझे समझ आ गई आपने कहा कि शुरू में उनको नहीं मिलेगा बट इवेंचुअली 30, मिलेगा। जी, 30%, देन 35%, 40% ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, जिसके अंदर एडमिन कॉस्ट होता है और टैक्सेस होते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी को जा रहे हैं। सो आप ये कह रही हैं दिस इज़ द रेंज 30 टू 40% इज़ जी, द रेंज वाईआरटी की बात कर रही हूँ। जी, जी, वाईआरटी की बात कर रही हूँ। वाईआरटी की। सो इनिशियल स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर ग्रेजुअली ये बढ़ता रहता है। अच्छा, बट ऑन एवरेज कितना होगा? सो लेट्स से मैंने पूरी अपनी 20 साल में अगर मैंने 20 साल की ली है, मैंने पूरा 10,000 का प्रीमियम ऐड किया है, जमा कराया हुँ, है। हुँ, 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 तो हुँ। उस 10,000 में से कितने पैसे मेरे पास बच जाएँगे फॉर द इन्वेस्टमेंट जिस पे ग्रोथ होती इसके है, लिए तो हमें ये जो चीज़ है, इसके लिए हमें साथ बैठ के मॉडलिंग देखना करनी पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा। ये हर बंदे की एज के हिसाब से डिफरेंट होता है, और उसके हिसाब से देख के एक-एक चीज़ आपको उसमें
मेंशन हुई हुई होती है आपकी पॉलिसी के अंदर, करेक्ट। तो वो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहूंगी कि इसकी बहुत डेप्थ में आप जाएंगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगी, पीपल विल गेट कंफ्यूज। आई गेट इट। बट एसेंशियली आप ये कह रही हैं कि मैं इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करूंगा, जो पैसा कंट्रीब्यूट करूंगा उसमें से कुछ पैसा कॉस्ट की तौर पे चला जाता है, पैसा जो होगा इन्वेस्ट हो जाएगा जो कि ग्रो होगा। तो जी मकसद जी। ये है कि जो पैसा ग्रो होगा उससे भी आप थोड़ी सी वो कॉस्ट पे कर सकते हैं, और उसके ऑन हम्म। टॉप अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम डालें तो उसमें से कॉस्ट नहीं कटेगी, वो सारा जो है हाँ। कैपिटल गेन हम्म। जनरेट करेगा। तो इट एग्जैक्टली। इट काइंड ऑफ बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल एज वेल। तो अब मुझे जी बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मैं टीएफएस से तो मुझे पता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें कैपिटल गेन हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद उसको निकाल लूँ, तो मैं निकाल के उसको यूज भी कर सकता हूँ। जी जी। ये पैसा जो जमा हो रहा है और इस पे हम्म। ग्रोथ भी हो रही है, इस पैसे हम्म। का कोई और इस्तेमाल भी है या नहीं, ये सिर्फ इस मेरी। पैसे के बहुत सारे इस्तेमाल है। मान लीजिए आपके इस अकाउंट में आपके $2 लाख या $5 लाख जमा हो गए। अब आप चाहते हैं कि मैं इससे यूज करूं या इसको अगेंस्ट, तो सबसे बेटर वे है कि आप इसको बोरो कर लें, इसके अगेंस्ट लोन ले लें आप। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप लोन इजीली ले सकते हैं। वैसे तो आप क्रेडिट लाइन वगैरह लेने जाएं तो वो आपकी पूरी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप ही की मनी पर आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपकी $10 मिलियन की लॉटरी निकल आई, आप कहते हैं यार मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आप डन पूरे के पूरे कैश निकालें और बंद कर दें पॉलिसी। तो आप बहुत तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हेन यू से लोन ले सकते हैं, आई आल्सो हैव टू पे इट बैक, बट अगर मैं बीच में पॉलिसी बंद करूं। लोन, सॉरी मैं आपकी बात कट करी हूँ। लोन लेने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका 100,000 पड़ा है और आपने 40,000 का लोन ले लिया, तो कल को अगर डेथ हो जाती है तो उस 100,000 में से 40,000 लोन पे हो जाएगा और बाकी का डेथ बेनिफिट और ये कैश आपकी फैमिली को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया कि हम्म। लोन अगर आपने ले लिया है, और लोन आप अगर लोन लिया है तो आपको पे भी करना होगा बैक उसको। लेट्स से यू आर अलाइव, सो आई टेक द लोन, मैं घर लेता हूँ और मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करता रहूंगा, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा मुझे, आई अज्यूम। बिल्कुल इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा, लेकिन पे बैक करने की कोई शर्त नहीं है, एज लॉन्ग एज आप इंटरेस्ट देते रहें। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्ट होगा, दैट इज गुड। हम्म। सो अच्छा, जो एक बात आपने कही वो ये कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाती है और एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आई वांट टू क्लोज द पॉलिसी, आई कैन क्लोज द पॉलिसी एंड गेट ऑल द प्रीमियम्स दैट आई हैव सबमिटेड बैक, कैश वैल्यू निकाल सकते हैं आप डिडक्टेड फॉर अपना। द आफ्टर द कॉस्ट। सो जो कॉस्ट है वो देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि आपने कही 30, नहीं, ओके, एक्सप्लेन। जी 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 जी। कॉस्ट तो कंपनी, सबसे पहले तो कंपनी ने अपना कॉस्ट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने अपना कॉस्ट निकालना है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो करेक्ट, जो भी आपके अकाउंट में आपका एक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू है वो ही आपका है, निकालेंगे। वही आप 100% निकालेंगे। तो एक टाइम के बाद आप अपना कैश वैल्यू बहुत ज्यादा देखेंगे, तो उस वक्त आप अगर नहीं रखना चाहते हैं, पॉलिसी बंद कराना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो आप पूरे का पूरा कैश विड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, ओके, कूल। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेंजेंट्स में निकल गया हूँ, बट आई हम्म। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी हम्म। हेल्पफुल। तो हम वापस मैंने आते अपने हैं। लिए भी ये प्लान लिया हुआ है, दिस इज माई मोस्ट दिस इज योर फेवरेट प्लान प्लान। एज वेल, ओके। तो अब वापस आते हैं। सो आप ये यूनिवर्सल आपने समझा दिया। अब आपने कहा था परमानेंट में एक यूनिवर्सल है और एक है होल लाइफ। होल लाइफ है, होल जी जी लाइफ जी। क्या है, और आपने होल लाइफ क्यों नहीं लिया और क्यों यूनिवर्सल लिया, तो ये भी अगर एग्जैक्टली। समझा दें। होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड इंश्योरेंस उन लोगों के लिए जिनको गारंटीड का वर्ड चाहिए, हर चीज पे गारंटीड लिखा हो कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। उन लोगों के लिए होल लाइफ प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। और होल लाइफ प्लान उन लोगों के लिए भी है जो हम आमतौर पे बहुत ही हाई नेटवर्थ क्लाइंट को होल लाइफ इंश्योरेंस देते हैं। उसकी वजह ये है कि होल लाइफ आपको बहुत सारी गारंटीज देता है, जिसके अंदर आपका एक प्रीमियम आपका लॉक हो जाता है। ठीक है, आपका प्रीमियम जो है वो हमेशा एक ही रहेगा। दूसरा ये कि आप इसको 5, 10, 20 ईयर्स पे कन्वर्ट करके वो भी प्लान ले सकते हैं, जिसमें आप 5 साल आपने पे किया, पॉलिसी विल बी पेड ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो आपकी कैश वैल्यू वो भी गारंटीड है। और चौथे नंबर पे कि आप इसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं और उसको एज अ यूज कर सकते हैं अपने लिए। जो भी इसके अंदर आपकी जो कैश वैल्यू है उसके अगेंस्ट लोन लेके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर गारंटीड कवर्ड है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और होल लाइफ इंश्योरेंस पे आपको डिविडेंड मिलता है। और वो जो डिविडेंड है वो 5 to 6% है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस कंपनी का डिविडेंड स्केल का क्या है जहां से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ओके, ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें जो है वो कुछ डिस्क्लोज नहीं करते कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। आपको कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह जैसे यूएल में बताया होता है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ गारंटीड जो हमें कैश वैल्यू दिखा दिया होता है, प्रीमियम दिखा दिया होता है, दैट्स इट। ओके।
व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से गारंटीड कैश वैल्यू या गारंटीड रिटर्न? लाइक मुझे ओके, ऑर्गेनाइज इंश्योरेंस तो कंपनी लेट्स बता से देगी कि आपके मैं आपको 5% मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो लेट्स से एक 35 इयर्स ओल्ड बंदा है, उसने 5 लाख की इंश्योरेंस टर्म 20-30 डॉलर्स में लिया है, ठीक है? वही प्लान उसने यूनिवर्सल लाइफ में 150 का लिया है, लेकिन वही प्लान उसने होल लाइफ में $500 का लिया है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, द प्रीमियम। बताने का मकसद आपको ये है कि होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपसे हमने इतना लेना है, और आपका कैश बेसिकली क्या होता है, गारंटीड वैल्यूज जो होते हैं कि मार्केट जिस तरह से भी वर्क करे, ये गारंटीड वैल्यूज है। आपका 20 इयर्स पे इतना कैश होगा, ये आपको हमने 20 इयर्स का आपने प्लान लिया, डन। 20 इयर्स आपको पे करना है एंड योर डन। उसके बाद आपने $1 नहीं पे करना, और आपका ये कैश वैल्यू एक्यूमुलेटेड है, लेकिन ये कैश वैल्यू बढ़ भी सकता है, डिपेंड्स कि आपको डिविडेंड का स्केल क्या मिल रहा है, लेकिन वो गारंटी कर देते हैं। यूनिवर्सल लाइफ में ऐसा नहीं है, वो आपकी जिस तरह की आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती है, लेकिन होल लाइफ में वो गारंटी करते हैं हर चीज के बारे में। तो मेरा जो कैपिटल गेन है वो गारंटीड होगा, जो रिटर्न मेरी उस इन्वेस्टमेंट पे है वो होगा, लेट्स से इट्स 4%, दिल से वील गिव यू 4%, मार्केट नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, आपको अपने प्रीमियम पे 4% रिटर्न मिलेगा मिलेगा। जो डिविडेंड स्केल है वो गारंटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कैश वैल्यू है आपके और जो प्रीमियम है उसकी गारंटी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिविडेंड स्केल जो है वो 5 to 6% अभी चल रहा है, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो गारंटीड वैल्यूज है वो वैसी रहेंगी, वो नहीं चेंज होंगी। ठीक है, बट जो जो मैंने पैसा इसमें डाला है वो ग्रो भी करेगा, राइट? कैपिटल हाँ गेन भी होगा एग्जैक्टली, वो उसमें, ग्रो करेगा और बिल्कुल। वो भी मार्केट के हिसाब से ग्रो करेगा। हाँ। हम्म। मार्केट ऊपर जा रही है तो ज्यादा ग्रो करेगा, नीचे आ रही है तो कम ग्रो करेगा। नीचे आने पर ही उन्होंने गारंटी कर दी है कि ये हाँ। कैश वैल्यू आपका इधर है, दैट्स ठीक इट, है, दिस इज द गारंटीड कैश वैल्यू। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, गुड। सो व्हाई डिड यू चूज होल लाइफ एंड नॉट यूनिवर्सल? होल लाइफ उन लोगों के लिए बेटर है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। होल लाइफ उन लोगों के लिए बेटर है जो कॉर्पोरेट ओन्ड पॉलिसी लेते हैं, जैसे बिजनेसमैन वगैरह, जिनको जिनकी रिटेन अर्निंग होती है, जो चाहते हैं कि जी हमारी ये रिटेन अर्निंग वो यूज करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि इस पे सेफ इन्वेस्टमेंट है उनको। दे आर नॉट वरीड के गारंटीड कैश वैल्यू है, वहां पे सारी चीजें हैं। इस वजह से जो है होल लाइफ इंश्योरेंस हम ज्यादातर उन लोगों को देते हैं जो कैन इजीली अफोर्ड द प्रीमियम, और जिनकी यहाँ पर ज़ाहिर ग्रोथ भी हो रही है, डिविडेंड स्केल भी उनको अच्छा मिल रहा है, दे आर हैप्पी इन देयर, उनको कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं मेरा एक चैलेंज है आपके लिए, या क्वेश्चन हम्म, है, व्हिच इज़ व्हाई मिक्स द 2 टुगेदर? व्हाई नॉट बाय टर्म इंश्योरेंस, और जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है वो मैं अलग से इन्वेस्ट करूँ, एंड हम्म, मतलब जो भी टीएफएसए हैं, आरआरएसपीज़ हैं, अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, स्टॉक मार्केट है, एवरीथिंग। सो आई हायर यू एज़ एन इन्वेस्टर एंड आई टेल यू दिस इज़ माय मनी, हेल्प मी इन्वेस्ट इट, and वेरी गुड this क्वेश्चन। is the insurance I want from you. So let's जी keep the जी। insurance and investment separate, because I have a feeling when you mix them together, you end up paying more premium, just because इंश्योरेंस कंपनी आपने कहा 30-35% अगर चार्ज कर रही है अर्ली डेज में और वो बढ़ता रहेगा, इट्स अ ह्यूज हम्म, प्रीमियम यू पे। व्हाई नॉट कीप देम सेपरेट? सो आई रिड्यूस द कॉस्ट, मैंने टर्म की भी कॉस्ट कम ले ली, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम हो गई, और मैंने यहाँ ईटीएफ्स खरीद लिए, जिसकी वजह से उनकी भी कॉस्ट जो है वो 0.05-0.1% की हो गई, जो मुझे फी देनी है। सो आई एम एबल टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। व्हाई नॉट कीप देम सेपरेट? व्हाई कंबाइन देम एंड टेक द कॉस्ट अप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मान लीजिए कि आपकी बात नहीं करते, किसी इंडिविजुअल ने जो है वो 30 इयर्स का प्लान लिया है, ही इज राइट नाउ 30, 60 इयर्स तक का प्लान लिया, उसने कहा कि जी जब तक सारे मेरा हाउस विल बी पेड ऑफ, बच्चे बड़े हो चुके होंगे, एवरीथिंग विल बी ओके ऑन दैट टाइम, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन अभी है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गए, बहुत सी चीजें जो आपने प्लान किया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट चली गई हैं। अब जनाब हुआ ये कि उसने अपने घर रीफाइनेंस करा लिया, ठीक है, और और भी बहुत सारी कुछ ऐसी लाइबिलिटीज उसके ऊपर आ गई, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, और डेट उसके पास ऊपर बहुत है। अब जनाब 30 इयर्स गुजर गए, 60 का हो गया, पॉलिसी एक्सपायर हो गई, टर्म इंश्योरेंस गॉन। 65 इयर्स या 70 इयर्स पे उसके ऊपर बेतहाशा डेट है, ठीक है, मोर्गेज उसका ऐसे ही है, बच्चे भी उसके हैं, वाइफ भी उसकी है, अब उसकी हो जाती है डेथ।
आरएसपी के ऊपर भी टैक्स पड़ेगा, जो भी उसकी सेकंड इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन टैक्स, जो फाइनल जो टर्मिनल टैक्सेस होते हैं, तो वो उसका फिर क्या होगा? फिर फैमिली क्या करेगी? इसका ये आंसर है। तो हम ये कहते हैं कि आप क्या करें कि आप लेट्स से आपकी नीड इस वक़्त $1 मिलियन की है। उसमें से आप $250,000 जो है, वो आप परमानेंट में डाल दें यूनिवर्सल लाइफ में या होल लाइफ में। बाकी के 750 आप टर्म में डाल दें। लेटर ऑन कभी आपकी सिचुएशन इस तरह से हो जाती है, आपकी नीड आपको 1 मिलियन बाद में भी चाहिए, देन यू कैन कन्वर्ट टर्म टू परमानेंट। लेकिन आपका जो प्रीमियम होता है, वो आपकी एज के हिसाब से सेट होता है। तो लेट्स से राइट नाउ यू आर 40, आपका प्रीमियम कम होगा, लेकिन 60 में प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप होल लाइफ या यूनिवर्सल लाइफ शुरू में ही ले लेते हैं, उसका कॉस्ट वो बहुत कम उसका प्रीमियम होगा, लेकिन 60 या 70 पे जाके लेंगे, इट्स वेरी वेरी हाई। Got it. I सो like the idea of mixing and matching, which is good. जिस तरह से मैं सोचता हूँ, because I manage my investments myself. मुझे and I'm not typical customer or टिपिकल इंडिविजुअल जो कि स्टॉक मार्केट भी अच्छी समझता हो और नॉट दैट कि मैं बहुत अच्छी समझता हूँ, बट आई फाइंड माई सेल्फ टू बी अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई इन्वेस्टमेंट्स एंड मैनेजिंग एंड ऑल। सो आई अंडरस्टैंड, मैं जो जिस तरह से आपसे चैलेंज कर रहा हूँ या जो सवाल कर रहा हूँ, मे बी इट्स मोर रेलिवेंट फॉर मी, बट एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए जिसको ये चीज़ें नहीं पता या ये उनकी कोर एक्सपर्टीज नहीं है, आई थिंक इट्स मैं आपको एक चैलेंजिंग। छोटा-सा एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे बहुत से क्लाइंट होते हैं, जैसे मेरे एक क्लाइंट है एंड ही इज़ फ्रॉम वियतनाम। उसने मुझे कहा कि शबाना, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं, व्हिच इज़ $500,000। उसे मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट मिलियन, $2 मिलियन मेरी फैमिली को मिल जाए। तो मैं कहाँ इसको ऐसा इन्वेस्ट करूँ कि मैं इसे वापस यूज़ भी कर लूँ? तो फिर मैंने उसको ये आइडिया दिया कि आप बजाय होल लाइफ पे करें, आप 5 इयर्स का प्लान ले लो। उसमें 500,000 एक साथ आप डाल दें इन 5 इयर्स, और साथ में मिलियन, $2 मिलियन का प्लान ले लें। डेथ अगर हो गई अभी से लेके कभी भी, फैमिली विल गेट $1 मिलियन, और जो अपना का कैश वैल्यू एक्यूमुलेट हो गया, उसके अगेंस्ट आप लोन ले लें और उसे आप यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग में। गॉट इट, ओके, दैट्स नाइस। वो आपने उस पे या लेवरेज क्रिएट कर दिया। अच्छा, जी, जी। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जब इवेंचुअली डेथ हो जाती है तो वो प्रीमियम फिर नहीं मिलता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके। जब डेथ हो जाती है, तो कनाडा में मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस इज़ द ओनली थिंग जो 100% टैक्स फ्री है, जो बेनिफिशियरी को मिलता है। और बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, आपके लव वंस हो सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ तो होते ही हैं। इसके अलावा आप किसी चैरिटी को बना सकते हैं, मॉस्क को बना सकते हैं, चर्च, टेम्पल, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी, हॉस्पिटल को, किसी को भी बना सकते हैं। नाइस। और यू नो द डोनेशन टाइप ऑफ थिंग, चैरिटेबल गिविंग जिसे कहते हैं, उस पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी वापस मिलता है। अच्छा, दिस इज़ नाइस। ये मुझे नहीं पता था कि आप जो हैं वो लाइक इट कैन बी योर लाइफ टाइम डोनेशन, सेइंग कि मैं जी, आज जी, नहीं जी, जी। डोनेट करता अपनी, लेट्स से जिस पे भी टेंपल मॉस्क में देना है, हुँ, हुँ, एंड आई हुँ, जस्ट पे हुँ। द प्रीमियम, बट व्हेन समथिंग हैपेंस टू मी ऑल द मनी गोज़ टू दैट, व्हिच इज़ इट्स अ गुड philanthropic way इट्स अ to वेरी गुड स्ट्रैटेजी uh, बेसिकली, टू अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या चैरिटी को आप डोनेट कर रहे हैं, कोई प्रीमियम दे रहे हैं, आप उसका टैक्स रिफंड ले सकते हैं, या फिर प्रीमियम पर लें या डेथ बेनिफिट पर लें, इट्स ऑल अप टू यू। करेक्ट। अच्छा, मुझे बताइए कितना आसान होता है ये जो इवेंचुअली वैल्यू है बेनिफिशियरी को मिलना? मतलब इसके कोई कोर्ट केसेस या चक्कर या डॉक्यूमेंटेशन, इज़ इट हाउ पेनफुल इज़ इट? लाइक हैव यू एक्सपीरियंस्ड कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, या ये कि इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है? हाउ इज़ दैट ऑल सॉर्टेड? क्योंकि मुझे ये भी डर है कि मैं प्रीमियम देता रहूँ, मुझे कुछ हो जाए और बाद में मेरी वाइफ़ जो है वो 6 महीने, साल जो है चक्कर काटती रहे, फिर कोई लॉयर करना पड़े और उसी में ही जो है वो पैसे सारे लग जाएँ। एनी थॉट्स ऑन दैट? अगर मैं आपको बताऊं कि जो क्लेम होता है हमारा यहाँ पर, ये सबसे आसान चीज़ है। इट ऑल डिपेंड्स कि जिस एडवाइजर से आपने ये इंश्योरेंस लिया है, जेपी फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसने आपकी हर चीज़ डिस्क्लोज की है, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, एवरीथिंग। नंबर वन पे आती है आपकी हेल्थ। आपने टाइम ऑफ जब आप इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं, उसमें आपने अपनी कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी पिल्स ले रहे हैं, लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपने 100% सही देने हैं। इंश्योरेंस कंपनी का ये होता है कि जितना आप उनको डिस्क्लोज करेंगे, वो इतना ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करेगी, और जितनी चीज़ें आप हाइड करेंगे, उसको और ज़्यादा आप पर शक होना बढ़ जाएगा। मतलब शुरू हो जाएगा कि जनाब एक झूठ बोला है तो और भी बोले होंगे।
तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फिल करें, तो उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपने देखा होगा आपने ठीक किए हैं कि नहीं। स्मोकिंग में सिर्फ़ सिगरेट नहीं आता, बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा ड्रग्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपकी बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो हेल्थ का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आम तौर पे जब किसी की डेथ हार्ट अटैक से या किसी और चीज़ से हो जाती है और वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताता हार्ट का या किसी कोई चीज़ ऐसी हाइड कर लेता है वो, अब वो इंटेंशनली करता है या अनइंटेंशनली करता है वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप जितने भी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपकी एप्लीकेशन पे उसका आंसर बिल्कुल आपने सही देना है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। और उन्होंने डिटेल मांगी है तो आपने डिटेल में हर चीज़ बतानी है। करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेम मिलने के लिए। और कितना टाइम लगता है क्लेम 2 से बेनिफिशियरी 3 को? वीक 2 से 3 2 वीक्स। से 3 दैट्स वीक नॉट बैड। मैक्सिमम 30 डेज़ क्योंकि क्या होता है जब किसी के घर में कोई डेथ होती है गॉड फॉरबिड मतलब तो वो इतनी ग्रीफ में होते हैं कि वो महीने 2 महीने तक तो वो बाहर नहीं निकलते इससे। उसके बाद जब उनको ख़्याल आता है तो फिर वो अप्लाई करते हैं। सिर्फ़ टाइम ऑफ अ, जो है क्लेम जो है उनको डेथ सर्टिफ़िकेट वो देखते हैं जिसके ऊपर रीज़न लिखा होता है कि डेथ की रीज़न क्या थी। करेक्ट। और डू दे हैव टू रीच आउट टू समवन लाइक यू जिसने पॉलिसी दिलवाई है या हाँ जी, इवेंचुअल बिल्कुल। कंपनी? ओके। अभी तक मेरे जितने क्लाइंट हैं जिनके कोई भी क्लेम आता है डिसेबिलिटी का, क्रिटिकल इलनेस का, डेथ का, वो मुझसे ही कॉन्टैक्ट करती है उनकी फैमिली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हमारा भी काम है कि हम जब उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो जब उनका बुरा टाइम आया है, तो हम उनके साथ हों। Correct, makes sense. Yeah. Okay, this was lovely information. This was amazing. Let's थोड़ा सा और move करते हैं into your हुँ, हुँ। expertise. What is disability insurance? और अगर मुझे चूज करना हो between life insurance and disability insurance, तो इन दोनों में ज़्यादा important क्या है? और So एक let me क्वेश्चन। tell you, okay. So basically, disability and critical illness insurance is called living benefits. और ये मोस्ट कॉमन लिविंग बेनिफिट्स हैं इन कनाडा जो इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली डिसेबिलिटी और लाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन है डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस का। क्योंकि एक I'll होती है say I'll say मैं बताता हूँ मैंने सवाल आपसे क्यों किया। जी, जी। क्योंकि I was reading somewhere हाँ, हाँ। and what I figured was, so you're right. You're right. As ये दोनों important है. So you should have हुँ, both. हुँ, But हुँ। the reason I was asking is if I have to choose, अगर मैं बोलूँ मेरे पास सिर्फ $100 है प्रीमियम देने के, मैं लाइफ के लिए दूं या मैं डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस वगैरह के लिए दूं? And the answer I got, and you correct me if I'm wrong, and you if you think otherwise, is life insurance is secondary, critical illness and disability is primary. Because अगर तो मैं खुदा ना खास्ता मर जाता हूँ और मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराई, तो एटलीस्ट मैं लाइबिलिटी भी नहीं हूँ। सो मेरा ना मैं खा रहा हूँ, ना मैं पहन रहा हूँ अब और वो ना जो आप पर कमा डिपेंड रही हूँ। कर रहे हैं उनका क्या होगा? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, बट फाइन। बट अगर मैंने डिसेबिलिटी नहीं ली और जी, मुझे जी। डिसेबिलिटी हो जाती है, देन आई एम अ हाँ, हाँ। बर्डन। बिकॉज़ पैसे तो मिल अब तो इनकम नहीं आ रही मेरी बिकॉज़ आई एम डिसेबल, और इनकम तो डेथ में भी नहीं आ रही। बट नाउ जी, जी। देयर इज़ मोर लायबिलिटी बिकॉज़ नाउ माय वाइफ हैज़ टू अर्न मोर टू सपोर्ट माय मेडिकल बिल्स, to support my feeding, to support my care and everything. So एग्ज़ैक्टली दैट्स ट्रू। फैमिली के लिए इफ अगर मेरी वाइफ को चूज़ करना पड़े कि मैं अपनी वाइफ को बोलूँ 2 ऑप्शंस हैं, मैं लाइफ हुँ, लूँ हुँ। या डिसेबिलिटी लूँ, और लेट्स से दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है होने की, तो आई थिंक डिसेबिलिटी इज़ बेटर बिकॉज़ देन यू आर नहीं अलाइव एंड ईटिंग बट नॉट अर्निंग वर्सेस यू नॉट बीइंग देयर, नॉट ईटिंग एट ऑल एंड नॉट अर्निंग। तो मैंने सवाल असल में इसलिए पूछा था। बट जी, आई जी, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइज़र मैं तो आपको हरगिज़ भी ये नहीं कहूँगी कि लाइफ बेटर है और डिसेबिलिटी बेटर है। मैं तो ये कहूँगी कि दोनों ही ज़रूरत है क्योंकि अगर एक आदमी वो गाड़ी चला के घर जा रहा है और उसकी डेथ हो गई और डिसेबिलिटी इश्यू उसकी चल रही है, लाइफ नहीं है। उसकी वाइफ सबसे पहले तो उस इंश्योरेंस उसकी फैमिली ने मुझसे ये कहना है कि जी आपने इसको लाइफ क्यों नहीं एडवाइस किया था? आपको तो कहना चाहिए था कि भाई तुम जो $200 की डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले रहे हो, तुम उसमें से 50 की लाइफ ले लो या 25 की लाइफ ले लो, छोटी-सी ले लो। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं थे मतलब वो रहे नहीं, वो ट्रक ड्राइवर थे और उनकी डेथ हो गई। उनको वो इंश्योरेंस मैंने उनको बहुत बोला आप लाइफ ले लीजिए, उन्होंने कहा अच्छा मैं बताऊँगा, मैं सोचूँगा, डिले कर लेकिन उन्होंने डिसेबिलिटी ले ली कि मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं यूएस जाता हूँ, तो मुझे डिसेबिलिटी दे दो।
डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में वो ट्रक चलाते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं उनकी फैमिली से मिलने गई तो सबने मुझसे पूछा कि इनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस है? मैंने कहा लाइफ पे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस उनका डिसेबिलिटी पर था। उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती नहीं करनी। हर सूरत में मैंने तीनों चीज़ें बतानी है, तीनों की अलग इम्पोर्टेंस है। मैं अगर आपके पास $100 हैं और आप कहते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए? तो क्योंकि अगर आपको डिसेबिलिटी पे आपका ज़्यादा फ़ोकस है तो मैं कहूँगी 80 की डिसेबिलिटी ले लें या 75 की, 25 की छोटी-सी 100,000 की लाइफ ले लें। टर्म ही ले लें, कुछ ले लें बस आप। करेक्ट, नो मेक सेंस है। आपने सही बात की। असल में ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में इसलिए आया था बिकॉज़ आई थॉट डिसेबिलिटी तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ़ है लेकिन बिकॉज़ अगेन लाइफ़ मान लीजिए आप सिंगल हैं, आपकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है आप लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हुँ, इट डिपेंड्स अगेन नीड एनालिसिस कि आपके लिए ज़रूरी क्या है? आपके पीछे कोई है ही नहीं, तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्या है? कोई है ही नहीं, ना आपके पेरेंट्स हैं, ना बहन-भाई है, ना मेरी वाइफ, ना बच्चे, तो डिसेबिलिटी इज़ गुड फॉर यू। हाँ, अगर आप 100,000 की लेके किसी चैरिटी को या किसी को डोनेट करना चाहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। इट करेक्ट, मेक अगेन सेंस, डिपेंड्स। मेक सेंस। ठीक है, चलें अब मूव करते हैं। अगर आप बताएँ क्योंकि आप कह रही थी डिसेबिलिटी और क्रिटिकल जी, जी, इलनेस जी। फ़र्क है। तो अगर जी, उन जी। दोनों का फ़र्क समझा दें? मैं बिल्कुल बताती हूँ। क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है, ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी, ये लिविंग बेनिफिट्स है। लिविंग बेनिफिट्स का मतलब है कि एक तो एक डेथ बेनिफिट हो गया, मर गए और फैमिली को मिला, डन। लेकिन लिविंग बेनिफिट में ज़्यादातर लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि जी हम अलाइव हैं, हमें क्या मिलेगा? तो उसमें क्या है कि वो पूछते हैं जी हमें ये सिर्फ़ क्रिटिकल लेनी चाहिए, इलनेस लेनी चाहिए या डिसेबिलिटी लेनी चाहिए या दोनों लेनी चाहिए? तो क्रिटिकल इलनेस के बारे में ये बताऊँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और दूसरी बात है क्रिटिकल इलनेस आपको लंप सम टैक्स फ्री अमाउंट देता है और क्रिटिकल इलनेस कोई भी ले सकता है। और क्रिटिकल इलनेस बेसिकली कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ प्लस उसके साथ 20 मोर इलनेसेस डेवलप अगर किसी को हो जाती है तो वो लंप सम पे करता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब अपने आपने बहरोज़ अपने चारों तरफ काफ़ी लोगों को देखा होगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में जिनको कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक में इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हुई हो। हर कोई देखता है, हमने भी देखा है, राइट? अब मान लीजिए उनके पास क्रिटिकल इलनेस नहीं है, लेकिन लाइफ़ है। अब लाइफ़ इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है? लेकिन उनके पास डिसेबिलिटी भी है, लेकिन डिसेबिलिटी इतनी नहीं है कि उनकी ऑन गोइंग मेडिकल कॉस्ट को कवर करे। इसके अलावा और भी जो एक्सपेंसेस को कवर करे, ठीक है? तो क्रिटिकल इलनेस की अहमियत अपनी जगह पे है। दूसरे नंबर पे आएगी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली जो हर कनाडा में हर 5 में से 1 बंदा जो कि 15 साल से ऊपर का है, उसको जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस 1 मतलब 2 या 3 मर्तबा है पूरी लाइफ टाइम में। और तकरीबन हर 3 में से 1 बंदा जो है वो 90 डेज़ और मोर डेज़ पर अपनी जॉब से वो ऑफ लेता है। तो जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है वो आपकी इनकम का 67 टू 80% तक इनकम आप ले सकते हो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, अपनी इनकम का। तो मोस्टली लोग जो है उन्होंने 50% ही कवर किया होता है। तो एक बंदा जो हेल्दी है, वो इनकम ले रहा है 100%, जो दूसरा अनहेल्दी जो डिसेबिलिटी पर है वो 50% ले रहे हैं। जबकि आपको डिसेबिलिटी पर ही ज़्यादा इनकम चाहिए क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। तो जितना ज़्यादा आप पे करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी इनकम का परसेंटेज बाय करेंगे एज़ अ कवरेज। अब इसका जो पे स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है? जो डिसेबिलिटी की पेमेंट होती है वो कंसिस्टेंट मंथली पेमेंट होती है। तो मान लीजिए 6 महीने, साल के लिए एक बंदा डिसेबिलिटी पर आ गया, तो 6 महीने, साल के लिए उसे पेमेंट मिल गई। लेकिन साल गुज़रा, वो दोबारा काम पर आ गया, आपकी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। लेकिन क्रिटिकल इलनेस में ऐसा नहीं है। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि आपने क्लेम लिया और पॉलिसी आपकी वॉइड हो गई है और दोबारा आप ले भी नहीं सकते क्योंकि आपको प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन डेवलप हो गई है। तो ये दोनों डिफरेंस है डिसेबिलिटी का और क्रिटिकल इलनेस का। सो इज़ इट राइट टू से कि फिर मुझे आइडियली लाइफ़ भी लेनी चाहिए, क्रिटिकल इलनेस भी लेनी चाहिए जी, जी, जी। और जो है वो डिसेबिलिटी भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, आई शुड बी कैरिंग ऑल 3 विद मी बिकॉज़ ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, किसी एक सिचुएशन में दूसरी काम नहीं एग्ज़ैक्टली। आएगी। जी, जी, जी। वाओ! अच्छा। क्योंकि हमारे साथ एक हमारे कोलीग के साथ एक वाक़या हुआ था कि उन्होंने लाइफ़ और डिसेबिलिटी तो दे दे दी थी उनको, लेकिन उनको कैंसर डायग्नोज़ हो गया और जब वो अपने लॉयर से मिली तो लॉयर ने कहा कि
जिस एडवाइजर ने आपको लाइफ और डिसेबिलिटी दी थी, उन्होंने क्रिटिकल इलनेस एडवाइस क्यों नहीं किया आपको? तो उस तरह से उनके ऊपर ये सिलसिला चला, और तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सही एडवाइस करें अपने क्लाइंट को। एक हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि हम क्लाइंट को ये, क्योंकि लाइफ में 3-4 चीज़ें होती हैं, डेथ होती है, डिसेबल होता है, कोई बीमारी होती है, राइट? और हमारी इंश्योरेंस है ही इसी चीज़ के लिए। तो कुछ नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ इसके लिए बेहतर है और ये इससे बेहतर है। गॉट इट, मेक सेंस। और ये बताएँ कि इसकी इन्वेस्टमेंट्स कोई टर्म या होल परमानेंट उस तरह की जी, 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 या बिल्कुल। ये स अब क्रिटिकल इलनेस के बारे में आपको बताती हूँ। क्रिटिकल इलनेस 10 इयर्स, 20 इयर्स, टिल एज 65 और टिल एज 100 तक भी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं। इसके अंदर भी मनी बैक का पार्ट होता है क्रिटिकल इलनेस के अंदर। वो भी बहुत अच्छा होता है कि आप 65 इयर्स तक अगर आपको कुछ नहीं होता, तो आप अपना मनी जो है वो मनी बैक का ऑप्शन उसके अंदर होता है। जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन एक्सपायरी और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन डेथ। और अगर अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, तो जितना आपने क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम दिया, वो सारे का सारा आपकी बेनिफिशियरी को मिल जाता है। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, इसमें एक बात मैं और कहूँगा, आई थिंक मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी ये दिस इज़ व्हाट आई फिगर्ड एज़ वेल, हुँ, हुँ। एंड प्रॉब्ली आप लोग भी इसको सब कैलकुलेट करने में, नीड असेसमेंट करने में करते होंगे कि एट टाइम्स जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी ऑफ़र्स होती हैं वेयर फॉर इंस्टेंस आई नो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, दे हैव क्रिटिकल इलनेस एज़ वेल, एंड दे हैव डिसेबिलिटी एंड दे हैव लाइफ। और वो जी छोटी हाँ। सी अमाउंट है, बहुत आई थिंक इट्स 3 years of pay, 3 years of pay, something like that. Okay, I don't remember the exact, जी, maybe जी। a year or 3 year of pay or something like that, कि वो मेरी हुँ, हुँ। फैमिली को मिलेगी। So when someone is doing the need assessment, I think it would be also worthwhile to check कि आपकी और कोई benefits exist करते हैं through your employer and stuff, ताकि आप अपनी नीड उसके ऑन टॉप ऐड करें वर्सेस ये कि एक्स्ट्रा पॉलिसी आप खरीद लें। जो आपकी जॉब से कवरेज होती है वो वेल एंड गुड। वो अगर है तो आप उसे ज़रूर उसको भी आप ज़रा अवेल करेंगे। लेकिन याद रखें कि आपकी जॉब से जो कवरेज होती है उसकी 2 चीज़ें उसके अंदर। नंबर 1, अ, आज आपकी जॉब है, कल आपने सोचा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता हूँ, अपना काम शुरू करता हूँ, लेकिन उस वक़्त आपकी हेल्थ सही नहीं है। तो हम्म, आप अनइंश्योरेबल हैं, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकती, नंबर 1। नंबर 2, अ, आम तौर पे जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जिसे हम लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी कहते हैं, वो जो आपकी जॉब से कवर होती है, वो इनफ नहीं होती आपके इनकम के हिसाब से। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम 100,000 है, मैक्सिमम आप 67,000 ले सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी आपको खाली $50,000 तक कवर कर रही है, 40 तक कर रही है, तो $27,000 तक आप फिर भी बाहर से ले सकते हैं। तो आप अपने जितने भी ऑल सोर्सेज़ हैं, डिसेबिलिटी ये है कि जो आपकी इनकम का परसेंटेज वो कवर करती है, जैसे कि 67 से 80 या 85% तक होती है। तो मान लीजिए आपकी अपनी जो आपकी जॉब की जो कवरेज है वो आपको दे रही है खाली 20% और 40%, रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो आप बाहर से ले सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। हुँ, हुँ। आपको पता है वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस या ये क्रिटिकल इलनेस या जो नहीं डिसेबिलिटी लेते? इंश्योरेंस नहीं लेते? क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं आपको लोग? ओके, तो बहुत बहुत से लोग दे आर नॉट वेरी सीरियस, या वो बहुत डिले कर रहे होते हैं कि अच्छा अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। 2-3 तरह के लोग होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो क्विक डिसीज़न करते हैं, एक वो होते हैं जो किसी से पूछ के करते हैं डिसीज़न, तीसरे वो होते हैं जो सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ रहते हैं, कोई डिसीज़न नहीं करते। तो बहुत से लोग जो बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, जो अपनी हर चीज़ फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने करके रखी होती है, तो उसका पार्ट होती है डिसेबिलिटी, लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, वो लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं चलो जी ले लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। कुछ लोग दे आर लिटिल स्केयर्ड कि वो लाइफ का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं कि अच्छा देखेंगे, हर तरह के लोग हैं। तो हमें उनको बेसिकली हम काइंड ऑफ उनको ये रियलाइज़ कराते हैं कि कितना ज़रूरी है कि आप लें। अच्छा, चलें, दिस अगेन दिस वाज़ जेम ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक अमेजिंग, जस्ट आई लव्ड इट बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड आई थिंक पीपल विल रियली वैल्यू अ लॉट फ्रॉम दिस। हुँ, हुँ। मैं इतनी वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गोइंग इन दिस पॉडकास्ट। नॉट दैट मुझे आपकी एक्सपर्टीज पे कुछ शक है, मतलब आई रेड ऑन योर क्रेडेंशियल्स एंड दे आर अमेजिंग। मुझे नहीं पता था दिस इज हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट कैन गेट, वन, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। मुझे इंपॉर्टेंस का आइडिया तो वैसी एज के साथ आपको थोड़ा सा होता ही रहता है, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरीज दैट यू शेयर्ड एज वेल, इट इवन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। आई मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। मेरा एक और एरिया है जिसको मैंने एड्रेस करना है, विच इज
आई एम अ कैनेडियन सिटीज़न या मैं कैनेडियन पीआर हुँ, हुँ। होल्डर हूँ, मेडिकल तो मेरा सारा फ्री है। तो हुँ, हुँ। मुझे क्यों हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस तो मुझे वेरी गुड गवर्नमेंट की क्वेश्चन। तरफ से जो मैं इतना हुँ, हुँ। टैक्स दे रहा हूँ और मैं आया ही ये सोच के था कि यार चलो टैक्स ज़्यादा देंगे बट हेल्थ जो है वो सारी फ्री है कनाडा में। तो ये क्या हेल्थ ही फ्री नहीं है और हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है? अच्छा, अब हेल्थ एंड डेंटल इंश्योरेंस बेसिकली आम तौर पे 2 तरह की कवरेजेज़ होती हैं। एक तो होती है ग्रुप कवरेज। जैसे आप अगर किसी कंपनी के साथ हैं या मैं किसी कंपनी के साथ थी, तो मेरी कंप्लीट ग्रुप कवरेज थी जिसके अंदर ड्रग्स, डेंटल, जो ग्लासेस होते हैं, सारी चीज़ें कवर थी। जैसे ही मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनी तो मेरी कवरेज खत्म हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरी पूरी फैमिली की, मेरे बच्चों की होनी चाहिए कवरेज, राइट? स्पेशली आपको पता है यहाँ पे डेंटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि फ्री नहीं है डेंटल। कोई भी आप कराएँ, क्लीनिंग कराएँ, टूथ एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल, व्हाटएवर इट इज़। इसके अलावा ग्लासेस भी जब आप लेने जाते हैं तो आप पे करते हैं अपनी पॉकेट से, राइट? उन चीज़ों के लिए और ड्रग्स भी आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स वगैरह जो होते हैं वो आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना होता है। लो इनकम वालों को तो फिर भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं, चलिए हेल्थ बेनिफिट कार्ड वगैरह उनका बन जाता है। लेकिन जो हाई इनकम अर्नर हैं, सारी प्रॉब्लम्स तो उनके लिए हैं। तो उनको तो अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप एक अपना अच्छा ग्रुप इंडिविजुअल प्लान हेल्थ एंड डेंटल ले लें, जिसको आप अपनी बिज़नेस में शो कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस में शो कर सकते हैं और उससे अपना इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ हॉस्पिटलाइज़ेशन, डॉक्टर की फीस ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कवर हैं। ठीक है, तो डेंटल जो है वो कवर्ड नहीं है थ्रू द जी, गवर्नमेंट जी। एंड दैट्स व्हाई इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट बट बहुत से एम्प्लॉयर जो है वो कवर करते हैं। और अगर एम्प्लॉयर कवर नहीं करता सो देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप वो इंश्योरेंस कराएँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज तो एम्प्लॉयर के थ्रू आप कवर्ड है बट टुमारो व्हेन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड तब अच्छा नहीं है कि मैं जब सेल्फ एम्प्लॉयड बनने लगूँ तब इंश्योरेंस लूँ हेल्थ की? अच्छा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि यही मैं उस दिन आपसे कही थी कि हेल्थ एंड डेंटल का रखें क्योंकि हेल्थ एंड डेंटल में क्या होता है कि क्योंकि मैं ग्रुप इंश्योरेंस बहुत करती हूँ कंपनीज़ के साथ, जिसके अंदर हम उनकी कंपनी को हेल्थ एंड डेंटल प्लान ग्रुप में मैं इसलिए देती हूँ कि जो भी आपकी प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन है वो कवर हो जाती है। अगर हम एक इंडिविजुअल बंदे को हेल्थ एंड डेंटल देते हैं, तो वो ऑलरेडी शुगर की मेडिसिन्स ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की ले रहा है, तो वो कवर नहीं होंगी। जब हम ग्रुप में देते हैं तो डज़न्ट मैटर आप कितनी भी मेडिसिन्स ले रहे हैं, सब कुछ कवर होगा। जब आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपकी ग्रुप बेनिफिट्स हैं, जैसे ही आप वहाँ से निकले विदिन 30 और 60 डेज़ आप अपने ग्रुप इंश्योरेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस में, वो भी हम करते हैं। तो उसमें आपकी प्री एक्जिस्टिंग कंडीशंस कवर होती हैं। तो जब भी आप अपनी जॉब क्विट करते हैं, तो याद रखें कि आप फ़ौरन अपना ग्रुप कवरेज को कन्वर्ट कर लें इंडिविजुअल में, उसमें आपकी सारी प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन कवर होंगी और वो हम करते हैं। अच्छा, तो आप कह ये रही हैं मैं इस वक़्त एम्प्लॉयड हूँ, कंपनी ने मेरी इंश्योरेंस कवर्ड की हुई है, पर जैसे ही मेरी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है और मैं लेट्स से डिसाइड करता हूँ मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी जॉब पे नहीं जा रहा, हुँ, तब आई शुड रीच आउट टू समवन लाइक एग्ज़ैक्टली। यू एंड हुँ, हुँ। गेट दैट डिटेल कन्वर्टेड। अब मुझे प्रीमियम अपनी जेब से देना पड़ेगा, बट एट जी, लीस्ट जी। आई विल बी एबल हाँ, टू यूज़ हाँ, हाँ, और एग्ज़ैक्टली। एक्सटेंड द सेम जी, जी, जो डिटेल्स हैं फॉर द न्यू इंश्योरेंस और मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। एग्ज़ैक्टली। Okay, बिल्कुल ऐसे ही। this is important. This is good. Good. This was really amazing. I wanted to touch on other things as well और हमने बात की थी कि because you are in and that's how I introduced you, which is life insurance, like insurance plus financial advisor. And there is a big जी, portion of financial advising as well जो कि आप करती हैं. I would say let's keep it for another podcast given मैंने आपका बहुत हाँ, टाइम ले लिया. श्योर, I think श्योर। I overextended already. हुँ, So हुँ, what I would do is I would like to call you again on another podcast जिसमें हम हुँ, आपकी जो हुँ। है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी पे भी बात करेंगे एंड आई वुड लाइक जी, टू जी, लर्न बिल्कुल, मोर फ्रॉम यू बिल्कुल। जो डिफरेंट किस्म के वेज हैं फॉर पीपल टू जनरेट वेल्थ हेयर हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज देयर टैक्स हेयर सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस और मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट है सो दैट वुड बी अ गुड डिस्कशन एज वेल बट अगेन थैंक यू थैंक्स फॉर द जाने वेल्थ से ऑफ पहले एक इंफॉर्मेशन छोटी-सी आपको स्टोरी मैं श्योर सुनाऊँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरा एक क्लाइंट था, उसका फ्रेंड, उससे मेरी बातचीत चल रही थी इंश्योरेंस के लिए, तो उसने एक घर लिया था यहाँ पर, बहुत बड़ा-सा हाउस, आई थिंक 4 साल पहले की बात है, $1 मिलियन का बिग हाउस, छोटी-सी बच्ची थी, वाइफ जॉब नहीं करती थी, बहुत खुश था। मैंने उसे इंश्योरेंस का बोला, उसने कहा, "जी, इंश्योरेंस तो मैं नहीं लेता, मैं बिलीव नहीं करता।"
और एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने वो घर ले लिया उससे, वाइफ से, क्योंकि वाइफ तो जॉब नहीं करती थी। 1, 2 महीने, 3 महीने प्रीमियम का वेट किया मॉर्गेजेस का, और उससे घर वापस ले लिया। वाइफ ने फिर क्या किया कि वो किसी बेसमेंट के किसी रूम में चली गई, बच्ची को वो डे केयर में छोड़ती थी, उसने जॉब स्टार्ट कर दिया। सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही हूँ अपने लोगों को कि हम इतनी लायबिलिटी अपने ऊपर डाल लेते हैं, घर भी ले लेते हैं और भी चीज़ें ले लेते हैं, गाड़ियाँ भी, लेकिन हम इंश्योरेंस कवर नहीं करते। हम गाड़ी को कवर करते हैं, हमने घर को भी कवर किया, हम अपने आप को कवर नहीं करते। तो सफ़र जो है आज वो उसकी वाइफ और बच्ची कर रही है आज की डेट में। Yeah, this is true. You're so right. और मुझे मुझे ये बात समझ आ गई। देर आए दुरुस्त आए, और मैंने और इवेंचुअली कर लिया। ये कंट्री कनाडा है, यहाँ पर हर बंदा हैंड टू माउथ है, नो मैटर आप कितना भी अर्न करें। यहाँ का जो सिस्टम है, आप खुद ही आपको अपना बोझ उठाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। Got it. Got it. True. Thanks for this story, because I think this is very important for people to realize. And thanks for the wealth of information. And thanks for coming on the थैंक यू podcast. सो मच आपका। Thank you.